फ्रेंड्स, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर प्रज्ञा दुबे आज आपसे फिर मिल रही हूँ। और मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था काफ़ी रेकी के बारे में। उसके पहले मैंने आपको ये भी बताया है कि रेकी होती क्या है, जो आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। फिर मैंने बताया था कि रेकी के फ़ायदे क्या हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेकी की कहानी क्या है, रेकी को लाने वाले कौन हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आगे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि रेकी की कहानी क्या है, रेकी को लाने वाले कौन है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रेकी डॉक्टर मिकाओ उसूई को लाने वाले रेकी को हैं। रेकी के फाउंडर का नाम है डॉक्टर मिकाओ उसूई। जापान में डॉक्टर मिकाओ उसूई एक कॉलेज के डीन थे। जब उनके स्टूडेंट ने उनके पास आके एक क्वेश्चन पूछा कि हमारे हाथों में ऐसा क्या पावर होता है जिसके कारण हम खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं, हमारे हाथ रखने से ही लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा क्या पावर होता है। उन्होंने थोड़ी देर सोचा। जब वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो उन्हें बड़ा गिल्ट फील हुआ और उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने जॉब को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा ऐसा गुरु होने से क्या फ़ायदा जो अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे गुरु थे। वो रिज़ाइन देने के बाद इसकी खोज में चल पड़े। वो कई जगह गए। उन्होंने हिमालय पे जाके साधुओं के साथ रहे और काफ़ी तप भी करा और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की कि रेकी होती क्या है। वहाँ से उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज मिला। वो वहाँ से फिर चल दिए। वो बुद्धिस्ट के पास भी गए, उनके साथ भी रहे और उनके साथ भी काफ़ी टेक्निक सीखी और इस बारे में जानने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा क्या होता है हमारे अंदर पावर, जिससे हम अपने चक्रास को भी हील कर सकते हैं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। हमारे हाथ के अंदर ऐसा क्या पावर भगवान ने दे के भेजा है। वो काफ़ी जगह गए, काफ़ी पवित्र जगह पे गए और जानने की कोशिश की, पर उनको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया। जब इस क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं मिल पाया तो वो वहाँ से चले गए और थक हार के वापस जापान आ गए। जैसे हमारे इंडिया में पवित्र पर्वत हिमालय माना जाता है, वैसे जापान में कुरामा करके एक पर्वत है जो कि बहुत पवित्र माना जाता है। वो वहाँ पे जाके बैठ गए तप करने के लिए। उन्होंने सोचा अब मैं भी तप करके जान के रहूँगा कि आखिर ये क्या है। वो वहाँ पे जाके बैठे और उन्होंने 21 दिनों तक तप करा। 21 दिनों तक तप करने के बाद जब उनको लगा कि मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिला है तो वो उठने ही वाले थे, तो उन्होंने देखा कि दूर से बहुत तेज़ी से एक वाइट कलर की बड़ी सी बॉल आ रही है तेज़ी से। वो एकदम से कुछ सोचते उसके पहले ही वह बॉल उनके अंदर प्रवेश कर गई। तब उनको लगा कि मेरे अंदर कुछ न कुछ शक्तिशाली चीज़ प्रवेश करी है और उनको बहुत अच्छा फील हुआ। पर वो काफ़ी दिनों से भूखे थे तो वो वहाँ से उठ के चल दिए। जब वो नीचे उतरे पर्वत से तो वो जैसे ही उतर रहे थे तो उन्हें पत्थर की एक ठोकर लगी और वो गिर पड़े और उनको ब्लड आने लगा। जब खून बहुत तेज़ी से बहने लगा तो उन्होंने दोनों हाथों को खून को रोकने के लिए ब्लड के जहाँ से आ रहा था वहाँ रख दिया, तो देखा तो ब्लड का आना बंद हो गया। तब उनको फील हुआ कि मेरे अंदर कोई न कोई पावरफुल चीज़ एंटर करी है जिसके कारण मेरा ब्लड भी आना बंद हो गया है। वो वहाँ से नीचे उतरे। पर्वत से नीचे उतरते ही एक बड़ी सी होटल थी। वो वहाँ गए और उन्होंने होटल वाले को बोला कि जितना भी तुम्हारी होटल में खाना हो वो सारा मेरे सामने ले आओ, मैं खा लूँगा। होटल वाले ने बोला आप इतने दिन के तप करे हुए हैं, इतना सारा खाना नहीं खा पाएंगे। पर उन्होंने बोला नहीं, मैं जितना भी खाना हो ले आओ, मैं खा लूँगा। जब वो खाने बैठे तो वो सारा खाना वाकई में खा गए और खाने पर भी उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई और सारा खाना हजम हो गया। तब उन्हें फील हुआ कि मेरे अंदर कोई न कोई पावरफुल चीज़ ने एंटर किया है और जिसके कारण मुझे कोई शक्ति प्राप्त हुई है, ईश्वरीय।
तब वो इसके बारे में और थोड़ा सा डूबे तो उनको पता चला कि नहीं, मेरे अंदर कोई ना कोई पावरफुल चीज़ एंटर हो चुकी है। वो थोड़ा सोचते इसके पहले उन्होंने देखा कि होटल वाले का बेटा अपने गाल पर हाथ रख के घूम रहा था और वह कुछ तकलीफ़ में था, उनको ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने होटल वाले से पूछा कि ये ऐसा क्यों घूम रहा है। तब होटल वाले ने बोला कि ये मेरा बेटा काफ़ी दिनों से दांत के दर्द के कारण परेशान है। इसके दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वह ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके गाल पर हाथ रख दिया तो देखा कि वो दर्द तुरंत चला गया। तब उनको पता चला कि नहीं, मैं लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई कुदरत का पावर ऐसा मिला है। जब वो नीचे उतरे और आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा कि मुझे लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए। वो थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने देखा कि आगे एक समुदाय रहता था भिखारियों का, जहाँ काफ़ी सारे भिखारी रहते थे उस समूह में एक साथ। तो उस झुंड में जाके वो भी उनके साथ रहने लगे। जब वहाँ पे जाके वो उनके साथ रहे और उनको ये चीज़ सिखाई कि रेकी शक्ति है क्या, और तो उन लोगों ने काफ़ी टाइम तक उनके साथ रह के वो लोग अच्छे से ये चीज़ सीख गए। जब उनको लगा कि नहीं, ये लोग सीख चुके हैं और अब इनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो उनके समुदाय से चले गए। जब वो वहाँ से गए तो उन्होंने आगे जाकर भी काफ़ी बीमारियों को, लोगों की काफ़ी तकलीफ़ों को दूर करा और वो लोगों की मदद करने लगे और ये चीज़ का प्रचार करने लगे। जब काफ़ी लोगों को सिखाने के बाद वो वापस लौटे तो बेघरों के समुदाय के वहाँ से वो गुजर रहे थे। तो वो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो देखा कि वो वापस भीख मांग रहे हैं। जब उनको लगा कि मैंने इतनी अनमोल चीज़ इनको दी और ये भीख मांग रहे हैं, ऐसा क्यों, तो उनके पास जाकर जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि जब तक उन्होंने वो चीज़ उनको सिखाई थी या हील की थी तब तक उसका असर रहा, पर जैसे ही वो वहाँ से चले गए तो वो चीज़ उनके पास नहीं रही। तब उनको पता चला कि कोई भी चीज़, जब हम इतनी अनमोल चीज़ यूनिवर्स से ले रहे हैं, ब्रह्मांड से कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, तो उसके बदले गिव एंड टेक होना चाहिए। पैसों का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं लिया था और फ्री में सिखाई थी। तो फ्री की चीज़ की कभी कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के कर्मास को कम कर रहे हैं, दूसरों को कोई चीज़ दे रहे हैं, कुदरत की इतनी अमूल्य चीज़ को, तो उसके बदले आपको कुछ लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो उनके कर्म भी नहीं छूटेंगे और आप पर भी उनका असर होगा। तो इसके लिए हमको गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी है। रेकी का तब से ये प्रिंसिपल बना कि रेकी अगर आप किसी को भी दे रहे हैं तो उसके बदले कुछ लीजिए। गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुदरत की इतनी बड़ी चीज़ का आप वैल्यू इतनी सी कर रहे हैं, वो भी गलत है। वो डॉक्टर मिकाऊ सुई को ये चीज़ समझ आ गई और वो उसके बदले कुछ लेने लगे। तो ये चीज़ लोगों में और आने लगी और असर करने लगी। जब वो वहाँ से आगे गए तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को फैलाया और लोगों को ठीक करा। तब इस बीच डॉक्टर हयाशी भी उनके संपर्क में आए। डॉक्टर हयाशी जो कि एक डॉक्टर थे और काफ़ी लोगों का इलाज करते थे, वो भी एक बीमारी से पीड़ित थे। उनका इलाज जब डॉक्टर मिकाऊ सुई ने करा तो वो ठीक हो गए। तब उनको लगा कि इस शक्ति को मुझे भी आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों को ठीक करना चाहिए, ताकि उनकी तकलीफ़ें जल्द से जल्द और अच्छे से दूर हो सके। वो वहाँ से डॉक्टर मिकाऊ सुई के साथ जुड़कर काम करने लगे। जब डॉक्टर मिकाऊ सुई को ऐसा लगने लगा कि अब मेरा टाइम आ गया है और अब इस शक्ति को मुझे यहाँ पे किसी दूसरे को देकर जाना चाहिए, ताकि ये शक्ति दुनिया में से लुप्त न हो, तो उन्होंने डॉक्टर हयाशी को ये चीज़ ट्रांसफ़र करी। डॉक्टर हयाशी को उन्होंने ग्रैंड मास्टर बनाया और उनको ये शक्ति वो दे के गए कि वो पूरी दुनिया में ये शक्ति फैला सके और लोगों को ठीक कर सके। डॉक्टर हयाशी ने इस विद्या के द्वारा कई लोगों को ठीक करा, कई बीमारियों को ठीक करा और वो एक सक्सेसफुल ग्रैंड मास्टर बने। पर उनकी ही एक पेशेंट थी, मिसेस तकाता। मिसेस हवाई तकाता का जब वो इलाज कर रहे थे और मिसेस हवाई तकाता काफ़ी बुरी सिचुएशन में थी, उनको काफ़ी बीमारियां थी, उनका ऑपरेशन होने वाला था और वो कई बीमारियों से पीड़ित थी।
जो कि इतने सालों से इलाज होने पर भी ठीक नहीं हो पा रही थी और उनका बचना भी मुश्किल था। जब डॉक्टर हयाशी ने उनका इलाज करा और वो पूरी तरीके से ठीक हो गई तो उनको लगा कि नहीं, ये तो कुदरत का बहुत बड़ा पावर है और इसके द्वारा मुझे भी काफ़ी लोगों को ठीक करना चाहिए। तो वो भी उनके साथ जुड़ के इस विद्या को सीखने लगी। जब वो सीखी और काफ़ी लोगों को ठीक करने लगी और एक बहुत अच्छी हीलर बन गई, तब जब डॉक्टर हयाशी को लगा कि अब मेरा भी जाने का टाइम आ गया है और मुझे इस विद्या को किसी को देना चाहिए, क्योंकि एक हीलर को अपनी डेथ का पता चल जाता है। तो जब उनको लगा कि मुझे इस शक्ति को किसी को दे के जाना चाहिए, तो उन्होंने मिसेस तकाता को, जो कि इस चीज़ को सीखना काफ़ी टाइम से चाहती थी और उन्होंने काफ़ी बार डॉक्टर हयाशी से कहा था कि मुझे इस विद्या को सिखाइए, तो अंत में वो डॉक्टर हयाशी मिसेस तकाता को एक ग्रैंड मास्टर बना के गए ताकि वो इसका प्रचार सब दूर कर सके। और वाकई में मिसेस तकाता ने इस विद्या को पूरे विश्व में फैलाया। उन्होंने एक ग्रैंड मास्टर नहीं बनाए, हर कंट्री में एक एक ग्रैंड मास्टर बनाया, जिससे इसका प्रचार हो सके और लोगों तक इस विद्या को वो अच्छे से फैला सके और काफ़ी लोगों के इलाज करे। वो जगह जगह गई और उन्होंने काफ़ी लोगों को काफ़ी बीमारियों से छुटकारा दिलाया। और इस विद्या को, जो आज हम कह सकते हैं कि मिसेस तकाता की ही देन है कि ये विद्या आज हमको मिल सकी है और हम लोग दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। रेकी के द्वारा कितने लोगों की कई बीमारियां ठीक हुई। तो हमें हमारे ग्रैंड मास्टर्स का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने इस चेन को हमको दिया और हम इस चेन को दूसरे लोगों को भी दे पा रहे हैं, जिसके कारण विश्व में काफ़ी लोगों की काफ़ी बीमारियां ठीक हो पा रही है। इसलिए आज हमें डॉक्टर मिकाओ उसूई, डॉक्टर हयाशी और मिसेस तकाता और बाकी के ग्रैंड मास्टर्स का भी और इस चेन का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी पावर को अपने तक नहीं रखा और हम तक, जन जन तक पहुंचाया, जिसके कारण आज आप तक मैं पहुंचा पा रही हूं इस चीज़ को। तो इसके लिए हमें तहे दिल से उन सब का आभार मानना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे भी हम मिलते रहेंगे। चलिए बाय।